सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मूड कैसे ठीक हुआ? निधि, जिंदगी है यार, जिंदगी तो ठीक है, मूड तो बहुत टेम्परेरी चीज होती है ना, लाइफ जब तक है तो ठीक है, क्या दिक्कत है, ये तो चलता रहता है, ऐसे तो तूफान चल ही रहे हैं। देखो एक बार, चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस, बच्चों की गलतियां, ये एक टॉपिक है आपका सीटेट में जो पूछा ही जाता है, बच्चों की गलतियां, चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस। मिसकॉन्सेप्शंस को आप ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कह सकते हैं, नाइव थियोरीज कह सकते हैं कि उनका जो तरीका है वो सही नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता होगा जो कि मिसकॉन्सेप्शन है, गलत है। तो बच्चों की गलतियां और मिसकॉन्सेप्शंस को आप कैसे लेंगे? पहला ऑप्शन है, आर अ हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एक बाधा है, ऑब्स्टेकल है, या फिर शुड बी इग्नोर्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आप इग्नोर कर देंगे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों की गलतियों को और उनकी गलत अवधारणाओं को, या फिर सिग्निफाई दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज आर फार इंटीरियर देन दैट ऑफ अडल्ट्स, ये कहेंगे कि बच्चों की जो कैपेबिलिटीज हैं, क्षमताएं हैं, वो बड़ों से बहुत ही कम होती हैं, इंफीरियर होते हैं, तो ये भी कहना गलत होगा। बहुत बढ़िया गुरप्रीत। नेक्स्ट है, आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि एक महत्वपूर्ण क्या है, स्टेप है, कदम है, किसमें? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में। बताइए एक बार। तो हमें हमेशा याद रखना है, बिल्कुल मिनी मोनिका, अगर हम बात करें तो चिल्ड्रंस एरर्स आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हमेशा जो बच्चों की गलतियां हैं वो क्या है, एक विंडो का काम करती हैं, वो इंडिकेट करती हैं कि बच्चा सीखता कैसे है, वो दर्शाती हैं कि बच्चा सीखता कैसे है ना। आपको गलती देख के पता लग जाएगा कि उसको प्रॉब्लम कहां आ रही है, वो कितना गलत किसी कॉन्सेप्ट को समझ रहा है या उसकी धारणा क्या बनी हुई है और आपको कहां गैप फिल करने की जरूरत है, कहां रेमेडियल क्लासेस देने की जरूरत है, आप डायग्नोज कर पाते हैं बच्चे की गलतियों से। तो बच्चे की गलतियां शिक्षण अधिगम में सीखने की प्रक्रिया में मदद करती हैं और हम ये कह सकते हैं कि बच्चा सीख रहा है, तो क्या है, वो पार्ट है लर्निंग का एक तरीके से। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात हुई। भाई जब आप कुछ सीखेंगे नहीं तो गलत भी नहीं करेंगे, अगर सीख रहे हैं तो गलतियां होंगी ही, नेचुरल सी बात है। ऑब्स्टेकल कहना गलत होगा, ये आपके ऊपर है एज अ टीचर कि आप उसको कैसे डील करेंगे और कैसे उसकी लर्निंग को बेहतर करेंगे उन गलतियों को पहचान करके। इग्नोर करके कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है और आप बच्चे को इंफीरियर नहीं समझते बड़ों से। बच्चे के अंदर इनेट कैपेबिलिटी है, वो क्यूरियस है और अपनी एज के अनुसार वो अपनी क्षमता का निर्माण, मीनिंग मेकिंग और लर्निंग सब करता रहेगा। बड़ों से या कंपेरिजन का कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू पियाजे, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को हम क्या कहेंगे? स्कीम्स कहेंगे, इमेजेस कहेंगे, मेंटल मैप्स या फिर मेंटल टूल्स। तो पियाजे की थियोरी को हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, कुछ कुछ थियोरीज यहां शफल करते रहेंगे सब्जेक्ट्स को, अभी कुछ दिन से प्रैक्टिस चल रही है, जैसे ये 20 तक खत्म होता है आपका ये पार्ट, उसके बाद कुछ कुछ बाकी के सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज करेंगे। एग्जैक्टली उषा जी, बिल्कुल सही बात है। बताइए एक बार, क्या हुआ आशा, कैसे निराश हो, बताओ एक बार, आंसर क्या होगा? स्कीम्स। एग्जैक्टली आंसर होगा स्कीमा या स्कीम्स की। जब हम बात करते हैं, इसके मेटा जो है इसका एक प्लूरल फॉर्म है, बट यहां सिंगुलर प्लूरल सीखने से तो कुछ फायदा होगा नहीं। बात क्या है? स्कीमा है आपका ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए आपका माइंड है और इसका जो स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे आपने नॉलेज को स्टोर किया हुआ है ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स में, मतलब कि संगठित रूप में। भाई ये पेन है, ये हिमांशी है, स्कीमा है ना हर चीज का दिमाग में। ये प्याजे आप पढ़ पा रहे हैं, प्याजे का एक पिक्चर भी आ रहा होगा साथ में दिमाग में। तो स्कीम्स बनी हुई हैं हमारे दिमाग में जिसके बेसिस पे हम सेंस बना पाते हैं, अपने अनुभव से जान पाते हैं चीजों को। ये पेन आप पहचान पा रहे हैं क्योंकि ये आपके स्कीमा में है, तो आपने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन को रखा हुआ है जिसके बेसिस पे आप नोइंग की जो प्रोसेस है, जानना या नॉलेज का निर्माण कर पाना संभव हो पाएगा। ठीक है बात, तो ये एक छोटी सी बात हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये पिक्चर आप देख ही रहे हैं, ये क्या है? ये मान लीजिए आपका माइंड है और ये स्कीम्स बनी हुई हैं, स्कीमा है। ठीक, किस चीज का? टीवी का, रिमोट का, है ना, रिलेशनशिप्स का, मेल फीमेल, गाड़ी, और पता नहीं कोई इन्वेंशन चल रही होगी, और 5 तरह की चीजें। मतलब आप स्टोर्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन या ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे आप अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को भरते हैं, उसकी वजह से फिर चीजें समझ पाते हैं, वो आपको जानने में मदद करता है, आप अनुभव जो है उनको इंटरप्रेट कर पाते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
विद एन एप्रोप्रिएट, और ये किस चीज में हेल्प करेगा? आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में। क्लियर है बात? मैं एकदम अच्छी हूं क्या अमलिया? देखिए एक बार, विद एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन सजेशन द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच शी कुड हैव रीच्ड अटोन नहीं होगा, ये अलोन होगा, ठीक है। विच कंस्ट्रक्ट डज द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट, मतलब की बात हो रही है कि अगर आप सही सजेशन देते हैं बच्चे को या सही क्वेश्चनिंग करते हैं उसके साथ, तो क्या होगा? बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे की जो समझ है, वो काफी दूर तक जा सकती है, फार बियॉन्ड जा सकती है जिस पॉइंट पर वो अभी है। यदि आपने सही क्वेश्चन या सही सजेशन उसे दिए, तो मान लीजिए आज वो यहां खड़ा है, वो यहां तक पहुंच सकता है आपके सही सजेशन या आपके एफर्ट से। तो ये इसको क्या कहेंगे? इस सजेशन को, इस एफर्ट को, इस हेल्प को या इस दायरे को क्या कहेंगे? विच कंस्ट्रक्ट डज द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट? कौन सा कंस्ट्रक्ट है ये? इक्विलिब्रेशन का, कंजर्वेशन का, इंटेलिजेंस का, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? बताइए एक बार। सीटेट तो है ही नहीं इस माइंड में। हाँ, सीटेट आजकल थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अनिकेत आंसर कीजिए। एग्जैक्टली सुबीला, ये क्या होगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है कि आप जहां हैं वहां से अब फार बियॉन्ड, बहुत आगे तक आपकी सोच या आप पहुंच सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पहुंच सकती है, यदि सही सजेशन, सही क्वेश्चनिंग जो है आपके साथ हो जाए या मिल जाए तो। ठीक है, तो ये वो दायरा है जिस दायरे में आपको सही सजेशन मिलेगी। ये दायरा कौन सा है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कह सकते हैं इसको। ठीक है, वाइगॉस्की की थ्योरी डिटेल में देख लेना, मैंने कराई हुई है, अगर कोई समस्या होगी तो दूर हो जाएगी। और इसी ZPD में क्या होगा? आपको स्कैफोल्डिंग दी जाती है, जो वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प है। ठीक है, कौन देगा? मोर नॉलेजेबल अदर देगा। ठीक है, बात यहां तक की क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखिए। वन ऑफ द मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। प्याजे की एज की अगर मैं बात करूं, सॉरी प्याजे की थियरी की अगर मैं बात करूं, तो एक बार बताओ मुझे कि कौन सी एक अकॉम्प्लिशमेंट, कौन सी एक प्रमुख उपलब्धि है जो 7 से 11 वर्ष में बच्चे के अंदर आ जाएगी। इकबाल दानिश कह रहे हैं, धन्यवाद पहले तो सुपर चैट के लिए। फिर आप कह रहे हैं मैम शर्ट मुझे भी चाहिए। जिस दिन ऐप लॉन्च होगा, अभी 2-4-6 दिन में या जब भी, तो बोल दिया है कैटेगरी वहां बना दी जाएगी, तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो वहां से ले पाएंगे, मतलब उसको परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो बात हो गई है, अभी चल रही है बातें, और थोड़ा कोशिश की जा रही है कि प्राइस को थोड़ा नीचे लाया जाए, है ना, तो हो जाएगा उस चीज का। ठीक है, ये बहुत, मतलब मुझे ऐसा कुछ था नहीं दिमाग में कि इतना ज्यादा इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहेगा। बताइए एक बार। शरण संधू नाम ले लिया आपका, चला देंगे ईवीएस की भी सीरीज। शरण संधू, ओके। एबिलिटी टू कंजर्व, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, या फिर एनिमिस्टिक थिंकिंग। अब चारों ऑप्शंस को समझना जरूरी है। बेशक आपको पता हो कि CCS आ जाएगा, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, कहां पर? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 वर्ष में। प्याजे ने कितनी स्टेजेस दिए बताना जरा? सिर्फ 4 स्टेजेस, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक, एबिलिटी टू कंजर्व मतलब संरक्षण का जो संप्रत्यय है, वो जो ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट आपको बताया था कि यदि 200 ml पानी है इस बर्तन में, इन दोनों में, अगर इनमें से एक वाला जो है वो एक लंबे बर्तन में या ग्लास में डाल दिया जाए, तो बच्चा क्या है, अब उसको पता है कि यहां भी 200 ml ही था, यहां भी 200 ml ही है, चाहे आप इसको लंबे बर्तन में डालो, चाहे चौड़े में डालो, चाहे किसी में भी डाल दो, बाल्टी में डालो, चाहे कटोरी में रखो। मतलब उसको मास का, वॉल्यूम का, एरिया का जो कॉन्सेप्ट है, शेप और साइज चेंज होने पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ये बात वो जानने लगेगा। अदरवाइज प्री ऑपरेशनल में क्या होगा? बच्चा कहेगा यार मैं तो ये वाला लूंगा, ये इसमें ज्यादा है, मतलब कंजर्वेशन नहीं आया, अभी वो क्वांटिटी, वॉल्यूम, एरिया का, मास का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ। ठीक, तो ये एबिलिटी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कंजर्वेशन। रिवर्सिबिलिटी आ गई है इसका मतलब, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, बात डिसेंट्रेशन आ गया है, ये भी कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की, तो ये इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट, इन सब में पाई जाती है, और ये आती है फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं जो आपके सेंसरी मोटर स्टेज में होते हैं। बच्चा बार बार रिपीट करता है एक्शंस को, ये देखने के लिए कि उसका परिणाम क्या होगा। इसमें भी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस हैं, सेकेंडरी हैं, उसके बाद टर्शियरी हैं। तीनों को समझेंगे क्योंकि इसको इग्नोर कर देते हैं हम, बट पता होगा तो ज्यादा अच्छा है, स्पेशली केवीएस वगैरह के लिए। एनिमिस्टिक थिंकिंग क्या है? जीववाद। बच्चा निर्जीव को भी सजीव समझेगा, लिविंग को भी, मतलब नॉन लिविंग को भी लिविंग समझेगा।
ठीक है, उसको अगर टेबल से चोट लगी है तो आपने उस टेबल को 2 थप्पड़ अगर लगा दी तो उसको बड़ा अच्छा सा फील होगा। वो चींटी मर गई वाला जो एग्जांपल था वो एनिमिस्टिक थिंकिंग है, प्री ऑपरेशनल में होती है 2 से 6 वर्ष में। ठीक हुई यहां तक की कहानी। देखो थियोरीज देख लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी फिर आपको, क्योंकि जितनी स्पीड से मैं डिस्कस करके चली जाती हूँ कई लोगों को समस्या हो जाती होगी। फिर थियोरीज सारी कराई हुई है, यही यूट्यूब पर ही मौजूद हैं और रिवीजन भी कराऊंगी। हाँ बिल्कुल काजू, नाम बहुत अच्छा है आपका। देखो एक बार, सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या है, रिफ्लेक्स एक्शंस एंड होने लगते हैं बच्चों के, बहुत सारे, कुछ रह जाते हैं। इसमें एक चीज आती है सर्कुलर रिएक्शंस, बार बार रेपिटेटिवली उन एक्शंस को करता है। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस जैसे बिगिन टू रिपीट प्लेजरेबल एक्शंस, ऐसे एक्शंस जिससे उसको प्लेजर मिले, जैसे वो थंब सकिंग मतलब वो अंगूठा चूसना, ये आप देख पा रहे हैं, ये प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन का पार्ट है, 1 से 4 महीने। फिर है आपका सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, 4 से 8 महीने। अब बच्चा क्या करेगा, इंटेंशनली रिपीट करता है एक्शंस को जिससे एक रिस्पॉन्स ट्रिगर हो, जिससे एक रिस्पॉन्स ट्रिगर हो कि कुछ क्या होता है, बार बार वो करके देखेगा। ठीक, फिर है टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस 12 से 18 महीने में। अब उसको ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए, मतलब कि बॉटल गिरा के देखेगा टूटेगी या निकलेगा दूध या क्या होगा इससे बाहर। ठीक है बात, तो ये एक छोटी सी बात है। यहां पे जैसे ऐसा हो सकता है कि वो कुछ भी एक खिलौना है उसको बार बार यूज कर रहा है या सेम चीज उसके साथ करने में लगा हुआ है, वो पॉसिबल है। यहां सिर्फ प्लेजरेबल एक्शंस। ठीक है बात क्लियर, आगे बढ़े। ये पीडीएफ में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ये चीजें। कंस्ट्रक्टिविस्ट्स सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की व्यू लर्निंग एज, मतलब कि रचनावादी कौन है, पियाजे भी हैं और वाइगोस्की भी हैं। वाइगोस्की कैसे हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, पियाजे कैसे हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ठीक है बात, दोनों किस चीज में विश्वास रखेंगे, या लर्निंग को मतलब अधिगम को कैसे देखेंगे। क्या रखा है नाम में, नाजिया नाम तो ले लिया है, बट आंसर कीजिए फटाफट से, बताइए एक बार आंसर करके। अरे बहुत बढ़िया रोली, आप सभी बेस्ट हैं। रिवीजन बिल्कुल कराया जाएगा राजेश जी, एग्जाम ही आपका ठंडे बस्ते में चला गया है और मेरी तबीयत भी, तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चल रही हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए, इतना भी आप टच में रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। रखेंगे उषा जी, धन्यवाद अजीज। आंसर कीजिए। प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग को और सारा कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब रचनावाद, भाई जिसका नाम ही है कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्ट से बना है मतलब रचना से, सृजन से, मतलब बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, लर्निंग को निर्मित कर सकता है, ये कह सकते हैं अपनी एक्टिविटीज के थ्रू। तो प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण करके जब सीखेगा तो कुछ मीनिंगफुल लर्निंग होगी, एक्टिव एंगेजमेंट के थ्रू, एक्सप्लोरेशन के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, ठीक, एक्टिविटी, ये सारी चीजें। कंडीशनिंग की जो बात करेंगे वो बिहेवियरिस्ट करेंगे। पैसिव रेपिटेटिव प्रोसेस, ये बहुत ही मैकेनिकल हो जाएगा, फिर से बिहेवियरिज्म में चला जाएगा, ये भी बिहेवियरिस्टिक थॉट हो सकता है। लेकिन जहां बात मैंने कल भी कहा था कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, मतलब कि आपका मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान हो, इसके अलावा आपका डायलॉग हो, डिस्कशन हो, एक्सप्लोरेशन हो, डिस्कवरी हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, ये सब रचनावाद से जुड़े हुए हैं और ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करता है। एनसीएफ 2005 भी आपका रचनावाद पर ही बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविज्म पर ही बेस्ड है। ठीक है बात क्लियर है, किसी दिन एनसीएफ को भी रिवाइज करेंगे, बहुत दिन हो गए ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार, selecting and presenting stories and clippings from newspaper that portray both men and women in non-traditional roles is an effective strategy too। एक क्वेश्चन पक्का ही है, कोई नहीं हिला सकता इस क्वेश्चन को, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करेगा। अगर मैं बात करूं सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज, मतलब सेलेक्ट करना स्टोरीज को और उनको प्रेजेंट करना किस फॉर्म में, क्लिपिंग्स की फॉर्म में, छोटी छोटी वीडियोस या क्लिप्स बना दी न्यूज़पेपर से निकाल करके, जिसमें दिखाया क्या गया है, पोर्ट्रे क्या किया गया है, दर्शाया क्या गया है कि बोथ मैन एंड वुमेन, महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर के नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में एक्टिवली एंगेज्ड हैं। मतलब महिलाएं क्या हैं, ऑफिस जा रही हैं या कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रही हैं, पुरुष हो सकते हैं घर में उनके साथ में काम कर रहे हो, दोनों साथ में काम कर रहे हो, दोनों बाहर से ला रहे हो सब्जी या कुछ इस तरीके का, दैट मीन्स, या महिलाएं जो हैं वो कैब ड्राइवर के रूप में दिखा दिया, पुरुष शेफ हो सकते हैं या बाकी चीजें, मतलब थोड़े से चैलेंजिंग रोल्स जो हमारे ट्रेडिशनल रोल्स हैं उनके विपरीत आप दिखा रहे हैं। तो ये जेंडर कॉन्स्टेंसी प्रमोट हो रही है, स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स प्रमोट हो रहे हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को काउंटर किया जा रहा है या जेंडर बायस को प्रमोट किया जा रहा है, बताइए एक बार।
दीक्षा और समीर दोनों का नाम ले लिया भैया आज तो। खुश? बताओ एक बार। जितेंद्र कुमार आंसर कीजिए। तनवीर। एनकरेजेस स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स, जो कि गलत है ना? ऐसे ही काम करोगे। देखो एक बार, ये है काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स। यहां ये नहीं कहा गया कि किसी एक तरफ झुके हुए हैं। मेल और फीमेल को नॉन ट्रेडिशनल, जब ट्रेडिशनल में डाल रहे हो दैट मीन्स आप स्टीरियोटिपिकल हो, रूढ़िबद्धता पर फोकस कर रहे हो कि हमेशा महिलाएं जो हैं वो न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं वो घर में खाना ही बना रही हैं, बुक्स में भी खाना ही बना रही हैं, हर टाइम वो खाना ही बनाती हैं बेचारी, और या झाड़ू लगा रही हैं। जो पुरुष हैं वो टीवी लेके रिमोट के सामने बैठे हुए हैं, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, रिमोट लेके टीवी के सामने बैठे हुए हैं। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, वो जेंडर स्टीरियोटिपिकल बात हो जाएगी। लेकिन यहां आप काउंटर कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसा भी दृश्य दिखा रहे हो जिससे कुछ लोग अनकंफर्टेबल होंगे, उन्हें लगेगा अच्छा ऐसा भी होता है या ऐसा भी हो सकता है, और बच्चे भी कुछ नया ही सीखेंगे, है ना? तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिस पे कभी बहुत लंबा डिस्कशन करेंगे, है ना? तो सी ऑप्शन सही हुआ। जेंडर स्टीरियोटाइप को एनकरेज तब कर रहे हैं आप जब मेल और फीमेल के जो पारंपरिक रोल समाज ने बनाए हुए हैं उन्हीं को जब आप प्रमोट करें, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल अग्रीमेंट। मतलब कि जो सही एक्शन है वो डिफाइन किया जाएगा सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स, आपके एथिक्स के बेसिस पे जो आपने खुद चूज किए हैं, ह्यूमैनिटी के लिए जो अच्छा होगा और सोशल अग्रीमेंट के लिए वो अच्छा हो या ना हो, सोसाइटी के खिलाफ भी जाना पड़े तब भी आप जाएंगे। कोहलबर्ग की थियोरी है, प्रभजोत नाम ले लिया, कोहलबर्ग की थियोरी है, बताइए कौन सी स्टेज है, कौन सा लेवल है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग है, या फिर तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, या फिर इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन? इंस्ट्रूमेंटल तो आपका वही हो गया टिट फॉर टैट। बताइए एक बार सचिन जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया अली रजा, मिलेंगे कभी, उसमें मिलेंगे मीटअप में। देखिए एक बार, 7th का सी, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। एग्जैक्टली ये जो 6th स्टेज है आपकी हाईएस्ट लेवल के, एक व्यक्ति है जो अपना इनकम टैक्स नहीं देते या अपनी जान की परवाह किए, क्या नेल्सन मंडेला से लेके और महात्मा गांधी तक आ जाएंगे, जो बहुत सारे ग्रुप के अगेंस्ट चले गए, बहुत सारी मानवता की भलाई के लिए एक तरीके से, तो उनके जो अपने एथिक्स थे उनपे वो डटे रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स। यानी कि आप दूसरों के मूड्स को, उनके टेम्परामेंट्स को, मोटिवेशंस को, इंटेंशंस को जान पाए, समझ पाए, अप्रोप्रिएटली भांप पाए कि सामने वाले के मन में क्या है। इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल है, थेरेप्यूटिक है, या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है? गार्डनर की थियरी 8 प्रकार की बात हुई है 10 सितंबर। शिवांगी बताइए एक बार। हाँ बिल्कुल रखेंगे, एक नाम वाली क्लास रखेंगे मजहर, फिर भी सबका नहीं ले पाऊंगी क्योंकि इतने सारे लोग आप हजारों में पॉसिबल ही नहीं है। हाँ करा देंगे। लाइक करना भूल जाते हो, हैं? लाइक शेयर कर देना अगर सेशन पसंद आए तो। जब आते ही हो तो एक क्या आ जाता है, मतलब एक पता भी लगता है आप प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस का, और आपको सेशन पसंद आ रहा है ये भी पता लगता है। बताइए एक बार। 6 वाला एक और बार समझा देंगे। इंटरपर्सनल, जब दो या दो से अधिक लोगों की बात हो रही है, अदर्स की बात हो रही है, दूसरों के मूड को समझने की, उनके टेम्परामेंट्स कैसा उनका स्वभाव है उस समय पर, और अगर हम बात करें उनकी मोटिवेशंस क्या हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, इन सबको अगर आप भाप पाते हैं, समझ पा रहे हैं, दैट मीन्स आपके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, अंतः व्यक्तिक, दो या दो से अधिक लोगों को समझने की, चाहे ये काउंसलर में हो सकती है, साइकोलॉजिस्ट में हो सकती है। इंट्रापर्सनल होती है जब आप खुद को, अगर सेल्फ लिखा होता यहां, आपकी खुद की मोटिवेशंस, आपका टेम्परेंस, आपका अगर मैं बात करूं मूड, ये सब चीजों को जब आप अच्छे से खुद को जान पा रहे हैं, दैट मीन्स इंट्रापर्सनल, यानी कि अंतः व्यक्तिक। ठीक, और ये अंतर व्यक्तिक हो जाएगा। हिंदी में ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा उसको देख लेना। फिर एक क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन? बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया में कौन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला है मीडिया, दूसरा है स्कूल, तीसरा है फैमिली और नेबरहुड। तो सोशलाइजेशन के एजेंट्स पूछे हैं बहुत ही आसान भाषा में। सोशलाइजेशन चैप्टर में आपको करा चुकी हूं, ना देखा हो वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। वाहक कौन से हैं बताइए एक बार। 9th का सी,
बात तो ठीक लग रही है। 9th का सी, मतलब मीडिया भी ठीक है। मीडिया भी आपको सामाजिकरण की भूमिकाएं सिखाएगा, स्कूल भी, फैमिली भी और नेबरहुड भी। ठीक है बात। तो ये हुआ आपका 4 ऑप्शंस, चारों के चारों ठीक हैं। ऐसे सोशलाइजेशन का एक एग्जांपल मुझे सोते सोते याद आ रहा था, बताओ। मतलब मुझे लगता है और कुछ चलता ही नहीं है दिमाग में। चलता है वैसे, बहुत खतरनाक चलता है, बता ही नहीं सकती। तो मतलब सोशलाइजेशन का एग्जांपल याद आ रहा था कुछ। अभी मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था कुछ टाइम पहले, तो वहाँ वो था कि वो उनका एक ग्रीट करने का एक तरीका है, तो वो भी सोशलाइजेशन के अंदर आएगा। मतलब ठीक है। और भरी नींद में याद आ रहा था, ये मुझे याद आया अभी। नेक्स्ट है, सोशलाइजेशन में क्या होता है बेसिकली, एक कल्चर, एक सोसाइटी, एक समाज के कुछ नियम कायदे, तौर तरीके, कायदे कानून हैं, वो आप सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय वाइगॉस्की। मतलब कि इनमें से कौन सी एक बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कौन सी एक बात रिलेशनशिप किसमें, डेवलपमेंट और लर्निंग में वाइगॉस्की के अनुसार, विकास और अधिगम में क्या संबंध है वाइगॉस्की के अनुसार, फटाफट से बताओ। मीटअप रखेंगे, पहले कोरोना तो जाने दो। हाँ सही बात है, सभ्यता वर्मा, कितनी सभ्य बात कही है आपने। कोरोना हितीश, आंसर कीजिए, नाम लो, शेयर कर दे। वाह वाह वाह, टिट फॉर टेट है। कनिका आंसर करो एक बार। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, इंडिपेंडेंट है डेवलपमेंट लर्निंग से। डेवलपमेंट प्रोसेस पीछे रह जाती है लर्निंग से, यानी लैग्स बिहाइंड, या फिर सिनोनिमस है, एक ही मतलब है दोनों का, या फिर लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेसेस, यानी कि समानांतर होते हैं। ये तो थॉट और लैंग्वेज की बात की है उन्होंने 1.5 साल के बाद। आंसर होगा यहां बी ऑप्शन, डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। मतलब विकास का जो प्रोसेस है वो पीछे रह जाता है अधिगम की प्रक्रिया से। अब ध्यान से समझिएगा इसको, प्याजे इसका जस्ट उल्टा उल्टा कह देंगे। वो कहेंगे डेवलपमेंट होगा तब लर्निंग हो पाएगी, कि आप यदि मैच्योर हैं, डेवलप्ड हैं, उस स्टेज में हैं, उस एज में हैं, तब आप उस लेवल के एफर्ट और प्रैक्टिस करके सीख पाएंगे। लर्निंग में क्या होता है, आपको एफर्ट्स और प्रैक्टिस देने होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें नेचुरली भी आ जाती हैं, है ना, तो एक बड़ा एस्पेक्ट हो गया। अगर मैं बात करूं यहां, तो वाइगॉस्की कहते हैं कि एज से फर्क नहीं पड़ता, आप स्टेज के अकॉर्डिंग डेवलप हुए हैं या नहीं, उनको स्टेज से कोई मतलब नहीं है। वो कहेंगे अगर आप अपने वयस्क, यानी सोसाइटी और कल्चर, या अपने मोर नॉलेजेबल अदर्स, उन सबसे सीख रहे हैं, तो आप कम एज में भी सीख सकते हैं। यानी आपका सीखना, आपकी लर्निंग से डेवलपमेंट आएगा। आपने सीख लिया तो डेवलप तो आप हो जाएंगे, ऐसा कहेंगे वाइगॉस्की, कि लर्निंग से डेवलप आएगा, डेवलपमेंट आएगा। यानी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो लर्निंग के पीछे रह जाती है, पहले लर्निंग आ गई, डेवलपमेंट आगे आ जाएगा। ठीक, तो ये बी ऑप्शन है, जिसको समझना पड़ेगा ठीक से। किसी दिन प्याजे और वाइगॉस्की के बीच के डिफरेंसेस समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है मॉरल डेवलपमेंट का, वो क्या कहता है। हाँ भाई शोभित, सही कह रहे हो, थोड़ा कोशिश करो, ज्यादा नाम एक दिन में मत फोकस किया करो, थोड़ा सा ध्यान दो, आंसर करो फटाफट से। ठीक है अंशु। हम्म, एग्जैक्टली नेहा। कोहलबर्ग प्रोसेस, देखो क्रिटिक बताना है, क्रिटिसिज्म, आलोचना बतानी है, कोहलबर्ग की आलोचना। ठीक है बात। कोहलबर्ग प्रपोज्ड अ थियोरी विदाउट एनी एम्पेरिकल बायस बेसिस, मतलब अनुभवात्मक कोई उन्होंने एविडेंस नहीं दिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों पर, और वो एकदम एम्पेरिकल है, ऐसा नहीं है कि हवा में तीर चलाया हो। कोहलबर्ग प्रपोज्ड दैट मॉरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल, उन्होंने कहा है कि आपकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी से जुड़ी हुई है, मॉरल मैच्योरिटी, जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके डिसीजंस भी अलग होंगे। कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। समझ में तो आ रही है बात, फिर भी डी ऑप्शन पढ़ेंगे। कोहलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, बिल्कुल क्लियर कट स्टेजेस दी हुई हैं, 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल हैं, आपको याद ही होगा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, यानी पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। ठीक है बात, सी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा, क्योंकि कोहलबर्ग ने महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो मॉरल डिफरेंसेस या मॉरल रीजनिंग का अंतर आता है बिकॉज ऑफ कल्चर, या फिर जो केयर का उनका नेचर है, इमोशनल ज्यादा होती हैं, मतलब उन्होंने अकाउंट नहीं किया, उस चीज को ध्यान में नहीं रखा, कंसीडर नहीं किया कि मेल और फीमेल जो है अलग तरीके से मॉरलिटी उनकी काम कर सकती है, जिसपे इनको क्रिटिसाइज किया गया इन्हीं की स्टूडेंट ग्लिगन के द्वारा, ग्लिगन अभी भी हैं,
ग्लेगन के द्वारा, जिन्होंने थियोरी भी दी है कुछ, ठीक। तो ये एक बेसिक बात है, इसको जेंडर बायस कहा गया था, ये कह सकते हैं, ठीक है, करा देंगे इंग्लिश पेडागोजी रत्ना जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, द फैक्टर दैट वुड कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट फॉर बीइंग अ सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल वुड बी। मतलब कि गार्डनर की थियोरी के अनुसार, जो गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत है गार्डनर का, द फैक्टर दैट वुड कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट फॉर बीइंग अ सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल। सेल्फ अवेयर मतलब आप अपनी गलतियों को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को, अपनी मोटिवेशंस, अपनी इंटेंशंस, अपनी एस्पिरेशंस, सबको आप बहुत अच्छे से देख पाते हैं, खुद को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, है ना। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल है, लिंग्विस्टिक है, या इंट्रापर्सनल है, या फिर फिफ्थ ऑप्शन इंटरपर्सनल है। बताओ एक बार फटाफट से आंसर करके। फिफ्थ भी है इंटरपर्सनल, बताओ एक बार कौन सा सही होगा। ये ई ऑप्शन है, यूपीएससी बना देते हैं इसे, ठीक है। 5 ऑप्शन दिया करेंगे अब से आपको, बताओ एक बार। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन एग्जैक्टली, इंटरपर्सनल, अंतराव्यक्तिक, खुद को आप समझ पा रहे हैं ना। इंट्रा सॉरी, इंट्रा, इंट्रा मतलब स्वयं में, और इंटर मतलब वो इंटर स्टेट ट्रैवल भी होता है ना, 2 या 2 से अधिक, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जा रहे हैं, ठीक। तो इंटर मतलब जब लोगों को आप समझ पाए, इंट्रा मतलब जब स्वयं की आप परेशानियों को समझ पाए, स्वयं की आप मोटिवेशंस को समझ पाए, स्वयं की स्ट्रेंथ, खुद की मतलब खुद की स्ट्रेंथ, खुद की मोटिवेशन, यानी सेल्फ अवेयर है आप पूरी तरीके से, खुद पे काम करते हैं। तो वो गार्डनर की जो 8 प्रकार की बुद्धि है उनमें आ जाएगा। और म्यूजिकल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं, ये आर रहमान में या किसी भी म्यूजिक कंपोजर और सिंगर में मिल जाएगा। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी स्पिरिचुअल गुरुज में मिल जाएगी, लेकिन अभी हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं 8 इंटेलिजेंस में। और लिंग्विस्टिक जो है वो मेरे जैसे लोगों में मिल जाएगी, अदरवाइज जो राइटर्स हैं, कवि हैं, उन सब में भी मिल जाएगी, ठीक है बात। तो ये एक बेसिक सी बात है। किसी को आज का जो थॉट ऑफ द डे है उसको डिस्कस करेंगे, पहले 6th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और ये सेशन जो है आउट ऑफ 12 आपके कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा क्या लाइक शेयर ना किया हो तो वो भी कर दीजिएगा। और 6th क्वेश्चन की बात कर रहे थे आप। 6th क्वेश्चन में ये था कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं ऐसी स्टोरीज और क्लिपिंग्स को, आप दिखा रहे हैं कि एक महिला थी, उन्होंने बहुत मेहनत की, अभी दिखाया तो था ना कहीं अहमदाबाद या कहीं से कोई पायलट बनी थी, या तो उन्होंने मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर उन्होंने चूज किया। ऐसी स्टोरीज और ऐसी क्लिपिंग्स आप दिखा रहे हैं जहां महिलाएं कुछ डिफरेंट कर रही हैं जो उनके लिए निर्धारित किया गया है ना। जब ये कहा जाता है कि भाई टीचिंग ही बेस्ट प्रोफेशन है फीमेल्स के लिए, तो उसको यहां चैलेंज किया गया है, कुछ और दिखाया गया है। ऐसा किसने कहा सबके लिए बेस्ट होना चाहिए, सिर्फ फीमेल्स के लिए क्यों? मतलब आपने जेंडर रोल्स डाल दिए, ठीक। तो जब आप इसके उल्टा या इसका विपरीत कुछ दिखा रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं, जहां मैन और वुमेन दोनों नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में है ना, पुरुष भी घर पे रह सकते हैं, ऐसा भी है अगर, तो उस केस में क्या है, ये आप काउंटर कर रहे हैं। काउंटर मतलब चैलेंज कर रहे हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, कि ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है, कि लड़कियां बाहर नहीं जाती। अगर कोई किसी की दादी रो रही हो इस बात पे, तो ये चीजें धीरे धीरे परिवर्तन लाएंगी। टीवी में दिखाया जा रहा है, देखो यार इस लड़की ने कितना अच्छा किया या कुछ और किया, तो ये चीजें धीरे धीरे सोच में परिवर्तन लाएंगी, ठीक। तो ये एक बात हुई। हाँ बिल्कुल, ये तो पूरे पूरे मार्क्स आने चाहिए यहाँ तो। आगे बढ़ते हैं।